हेलो स्टूडेंट्स, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18। और चैप्टर 18 इकोनॉमिक्स का जो आपका है, इसका नाम है आपका संसाधन के रूप में लोग। सेम सब चैप्टर्स की तरह हमने इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि आपका जो लेक्चर है वो छोटा रहे और आप आसानी से उसको एक बार में देख लें, है ना। अब ये जो चैप्टर है आपका, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, हमने पहले वाला जो चैप्टर देखा था जिसमें हमने देखा था पालमपुर की कहानी। पालमपुर की कहानी में हमने क्या देखा था कि अगर उत्पादन करना है तो उत्पादन के लिए मानव पूंजी की भी जरूरत पड़ती है, और उत्पादन के लिए भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी का मतलब हो गया पैसे, रुपए। मानव पूंजी का मतलब हो गया मनुष्य। कैसा मनुष्य? जिसके पास में कौशल हो, जिसके पास में हुनर हो, जो पढ़ा लिखा हो, है ना। तो वही है कि संसाधन के रूप में लोग, जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं, है ना, जो पढ़ा लिखा होता है, जैसे किसी चीज का काम करने का हुनर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वो क्या हो सकता है? संसाधन हो सकता है। तो इसमें हम इस वाले चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि जो लोग हैं, जो मनुष्य है, जो मानव है, वो कैसे संसाधन के तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यही इस चैप्टर का मेन जो वो रहेगा, वो यही रहेगा। जैसे अवलोकन, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे कि भाई जो लोग हैं वो संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो कैसे संसाधन हो सकते हैं। देखो, संसाधन का सीधा अर्थ ये है कि जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ ऐसा बना सके, या जिसकी मदद से हम कुछ ऐसा बना सके जो हमारे लिए पैसे देने वाला हो, जिससे हमें मतलब अर्निंग हो सके, वो कहलाता है संसाधन। ठीक, हर वो चीज कहलाएगी संसाधन। जैसे पानी, पानी को इस्तेमाल करके आप खेती कर सकते हो, तो पानी क्या है? संसाधन। खेती करेंगे तो हमें क्या मिलती है? फसल मिलती है। फसल को बेच करके क्या मिलता है? पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही देखेंगे। दूसरा हमें क्या देखना है? पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, यानी जो पुरुष हैं, मेल हैं, और जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, किसके लिए? आर्थिकी के लिए। आर्थिकी से सिंपल मतलब है पैसा, जीविका के लिए, रोजगार के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जो वो करते हैं। क्योंकि अगर वो आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसका मतलब है पुरुष और महिलाएं भी क्या है? संसाधन है। सीधी सी बात यहाँ पर हमें ये समझ में आती है कि अगर वो आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, यानी कि पैसे कमा रहे हैं, तो फिर वो क्या है? संसाधन है। ठीक, तो यही चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। अब देखो अवलोकन, इस अध्याय के अंतर्गत जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। यानी इसमें हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या में कौन होते हैं? लोग। तो जो जनसंख्या होती है, यानी कि जो लोगों का समूह होता है, वो अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था से मतलब है ऐसी व्यवस्था जिसमें पैसे कमाए जा रहे हैं, जिसमें इकोनॉमी आ रही है, जिसमें हमें हम कुछ कमा पा रहे हैं, है ना, ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंदर जनसंख्या कैसे परिसंपत्ति है, यानी कैसे एसेट है, कैसे संपत्ति है, उसको बात करेंगे यहाँ पर। जब शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखो, एक गांव है, एक गांव में 10 बच्चे हैं। 10 क्या हो गई? उनकी जनसंख्या। गांव में बच्चों की जनसंख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 10। अब ये जो 10 बच्चे हैं, अगर ये पढ़ जाएंगे, अच्छे से पढ़ जाएंगे, तो इसमें से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा। ये क्या हो गई? मानव पूंजी। क्यों? क्योंकि इंजीनियर बन के फिर वो क्या करेगा? अपनी सेवाएं देगा। जब सेवाएं देगा तो उसे क्या मिलेगा? पैसा। डॉक्टर बन के वो क्या करेगा? सेवाएं देगा। जब सेवाएं देगा तो उसे क्या मिलेगा? पैसा। टीचर बन के वो किसी अच्छी जगह पढ़ाने के लिए जाएगा, उससे उसे जो पैसा मिलेगा, ठीक है, वो तो ये सब क्या हो गए? मानव पूंजी। यानी कि जब किसी जनसंख्या को शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और अच्छी चिकित्सा दी जाती है, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाता है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, तो वह किस में परिवर्तित हो सकती है? मानव पूंजी में। ठीक है, वास्तव में मानव पूंजी कौशल एवं उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। तो मानव पूंजी ऐसी पूंजी है, ऐसी आप कह सकते हो एसेट है
कैपिटल है, जिसके पास कौशल है और जिसकी मदद से वो क्या कर सकता है, अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधि कर सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकता है। नाउ यह अध्याय संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल एवं क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्य करने वाले लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है जिसका मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी पूरे देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, किसी भी देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, जैसे सपोज मान लेते हैं ये क्या है, भारत देश। इस भारत देश में जितना उत्पादन हो रहा है ये किस पर निर्भर करेगा कि यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जनता कितनी कुशल है ना। मतलब यहाँ की अगर जनसंख्या में 100 लोग हैं, 100 लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है, तो 100 लोग में से कितने पढ़े लिखे हैं इस पर निर्भर करेगा कि यहाँ पे एक साल में कितना उत्पादन होगा। वो उत्पादन बिकेगा तो पैसे मिलेंगे, जब पैसे मिलेंगे तो क्या होगी, आय, है ना। अन्य संसाधनों की ही तरह जनसंख्या भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। लोग एक प्रकार के क्या है, संसाधन। तो किसी भी देश के लिए जनसंख्या बहुत ही बड़ा संसाधन होती है, लेकिन कब होगी संसाधन, जब वो कुशल हो, ठीक है। जब उसके पास में हुनर होगा तब वो क्या होगी, जनसंख्या संसाधन होगी। अगर हुनर नहीं है, अगर हुनर नहीं है तो जनसंख्या क्या हो जाती है, फिर वो संसाधन नहीं है, फिर हमें उसके लिए पैसा उसको देना पड़ता है। वो खुद से अपना काम करके अपने पैसे नहीं कमा पाता, फिर हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, वो क्या हो जाएगी, फिर निर्भर। अन्य संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक प्रकार का संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस तरीके के उपलब्ध मानव संसाधन को और ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तो इसको मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। यानी कि हमारे यहाँ की जनसंख्या, मान लेते हैं हमारे यहाँ पर 100 लोग हैं, अब उन 100 लोगों को कुशल बनाने के लिए, उन 100 लोगों को पढ़ाने के लिए, सबको अलग अलग हुनर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सरकार क्या खोलती है, स्कूल। सरकार उनके लिए क्या चलाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो लोग क्या करते हैं, जा करके ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। फ्री में भी सरकार बहुत सारे स्कूल चला रही है, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। तो क्या कर रही है सरकार, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग देती है, छोटे छोटे कैंप लगाती है, कहीं पे पार्लर की ट्रेनिंग दे दी जाती है ना, कहीं पे सोलर लैंप बनाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है। जैसे ही वो लोग सीख जाती हैं, खेती करने की ट्रेनिंग दे दी जाती है महिलाओं को, है ना, महिलाओं को अचार पापड़ वगैरह बनाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है, प्रशिक्षण दे दिया जाता है। तो जैसे ही वो सीख जाती हैं, फिर क्या करती हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर लेती हैं। ITI आपके यहाँ पर होता है, उसमें क्या होता है, टेलर, दर्जी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, नल सही करने की ट्रेनिंग दी जाती है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सब दिया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण। हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सामान्य जो मानव है उसको पूंजी की तरीके से बना रहे हैं, जिससे कि वो आगे हुनर सीख जाए और उस हुनर से वो क्या करे, अपने पूंजी कमा सके, अपना पैसा कमा सके, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही तरह देश की उत्पादक शक्ति को बढ़ाता है। मानव पूंजी में निवेश, यानी कि अगर हमें क्या करना है, ह्यूमन कैपिटल बनानी है तो हमें निवेश करना पड़ेगा, किस में, शिक्षा में, स्कूल बनाने पड़ेंगे, स्वास्थ्य में, क्योंकि जब सब हेल्दी होंगे, जब अच्छा होगा, जनसंख्या हेल्दी होगी, तभी तो मरेगी नहीं जल्दी से। यानी 100 लोग थे मान लेते हैं और 100 लोगों में कोई बीमारी फैल गई और 100 के 100 की डेथ हो गई, तो मानव पूंजी क्या हो गई, खत्म हो गई, बेकार हो गई, है ना। प्रशिक्षण के द्वारा भौतिक पूंजी की ही तरह प्रतिफल प्रदान करता है। ज्यादा शिक्षित अथवा अच्छे प्रशिक्षित व्यक्तियों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली ज्यादा आय तथा साथ ही ज्यादा स्वस्थ व्यक्तियों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। हमारे देश की हरित क्रांति इसका एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि ला सकता है। तो अगर हमें नहीं पता होता कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बन सकते हैं, किसने बनाए, मनुष्य ने,
ठीक है, कैसे बनाए? जब उसने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद क्या करा? रिसर्च किया, खोज की, शोध किया, तब उसे क्या पता चल गया कि ऐसे ऐसे बीज भी हो सकते हैं जिससे हमें एक ही क्षेत्र से, एक ही लैंड से ज्यादा फसल मिल सकती है। तो फिर क्या हुई? ज्यादा फसल उगा सके, ज्यादा फसल उगा सके तो ज्यादा लोगों के लिए खाना तैयार कर सके, ज्यादा लोगों के लिए खाना तैयार हो पाया तो ज्यादा लोगों को खाना मिला, पोषण मिला, उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ रहे और फिर हमने उन्हें फर्दर ट्रेनिंग दी तो हमारे पास ज्यादा मानव पूंजी बन गई। तो ये एक साइकिल है पूरी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी और प्लांट की तुलना में मानव पूंजी के क्षेत्र में कैसे उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, पहले हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, है ना, हमने मान लो पढ़ाई कर ली, हमने 12वीं कर ली, 12वीं के बाद हमें नौकरी नहीं मिल रही, या नौकरी मिली भी तो हमें कितने रुपए की मिली? 3,000 4,000 की मिली। फिर हमने क्या सीख लिया? कंप्यूटर। अब जब हमने कंप्यूटर सीख लिया तो कंप्यूटर सीखने के बाद हमारी नौकरी कितने की मिल गई? 10,000 की, ठीक है। तो क्या हुआ? पहले 4,000, अब कितने? 10,000, ठीक है। तो पैसे कैसे हुए? बढ़ गए। अब मानव पूंजी, ये सब लोग क्या है? मानव पूंजी। मानव संसाधन क्या है? क्या है? भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है? ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूमि संसाधन कब बनती है? जब मानव काम करता है उस पर। क्या है? क्या है? रुपए, पैसा और डॉलर के समान है, यह उससे अधिक है, ठीक। मानव पूंजी क्या है? डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, है ना, ये सब, दर्जी, ये सब क्या है? मानव पूंजी है। उच्च आय से केवल अधिक शिक्षित एवं अधिक लोगों को ही लाभ नहीं मिलता। जब आय बढ़ती है किसी भी देश की, हमारे देश की आय बढ़ती है, जैसे हम सिंपल देखते हैं हमारे घरों में ही, है ना, हमारे घरों में पहले अकेले वाले कमाने वाले कौन होते हैं? पिताजी, ठीक। पिताजी क्या करते हैं? हम सबको पढ़ाते हैं। मान लो 4 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, तीनों को पिताजी ने पढ़ाया। जब पिताजी कमाते हैं तो पिताजी की आय कितनी होती है? 20,000 रुपए मान लेते हैं। फिर हम 3-4 भाई बहन जो थे, हम सब पढ़ गए, हमने पढ़ लिया, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक टीचर बन गया, और एक ने अपनी दुकान खोल ली, या मान लेते हैं एक ने अपना शोरूम खोल लिया, ठीक। अब वो सब कमाने लग गए तो आय क्या हुई? बढ़ गई। 20,000 से घर की आय कितनी हो गई? 1,00,000। जब 1,00,000 आय हो गई तो फिर हमारे घर में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, इन्वर्टर भी आ जाता है, फ्रिज भी आ जाता है, कूलर भी आ जाता है। तो इस तरीके से समझो इसको, ठीक है। बल्कि साथ ही साथ समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। समाज को एक डॉक्टर मिला, एक इंजीनियर मिला, एक टीचर मिला, जो आगे क्या करेगा? काम करेगा और समाज बेहतर बनेगा। इसका कारण यह है कि अधिक शिक्षित अथवा अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ ऐसे लोगों को भी प्राप्त होता है जो खुद प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, भौतिक पूंजी से भी श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा है मानव पूंजी। मानव संसाधन भूमि और पूंजी का प्रयोग कर सकता है, जबकि भूमि व पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते, है ना। आपके पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं आपके पास में, लेकिन काम करने के लिए आप अवेलेबल नहीं है, आपको पता नहीं है, आप में हुनर नहीं है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, है ना। तो फिर वो पैसा क्या है? बेकार है। आपके पास बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है बट आपको खेती करनी नहीं आती, आप मनुष्य हैं लेकिन आपके पास, आप मानव पूंजी नहीं है, आपके पास हुनर नहीं है, तो वो पूंजी कैसी है? बेकार है। संसाधन कैसा है? बेकार है। भारत की विशाल जनसंख्या को अनेक दशकों से एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसको एक उत्पादक परिसंपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। हम कहते हैं कि किसी एक घर में बहुत सारे लोग हैं तो उसको उन सारे लोगों के लिए कमाना पड़ता है, सबका पेट भरना पड़ता है, लेकिन अगर उन सारे लोगों को हुनर दे दिया जाए, सब जाओ अपना अपना कमाओ, है ना, उन्हें हुनर दे दिया जाए, उन्हें सिखा दिया जाए कि ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, तो फिर वो क्या है? परिसंपत्ति है, एसेट है, ठीक। यही बात है। सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से औद्योगिक एवं कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। उदाहरण से हमें ये पता चल गया कि अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं लोग, जो हैं वो क्या प्रयास करते हैं? अधिक उत्पादक संसाधन बनने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि हमने 12वीं की तो मुझे 2,000 की नौकरी मिली। अब मैं उन 2,000 की नौकरी से खुश नहीं हूँ, मुझे 2,000 से 10,000 रुपए कमाने हैं, तो मैंने क्या करा? कंप्यूटर का कोर्स और सीख लिया। तो मैं कम उत्पादक से अधिक उत्पादक संसाधन बनने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, ठीक है, या रहते हैं, हम हमेशा प्रयास करते हैं।
अब जैसे ये विजय और अनुज ही हैं, शहर चले जाते हैं लोग, है ना। ये दोनों देखो बचपन में छोटे हैं, उसके बाद ये यहाँ रह गया, ये शहर चला गया। जब ये शहर गया तो इसने कई सारी नई चीजें सीख ली, कई सारी नई चीजें सीख ली, तो इसका जो स्वरूप था वो बिल्कुल बदल गया, और ये क्या बन गया, अधिक उत्पादन करने वाला। जैसे लोग फॉरेन चले जाते हैं, है ना, एक मूवी आई थी डंकी, आपने देखी होगी, उसमें भी ऐसे ही किया गया है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, विजय की कहानी देखते हैं। विजय की आयु 11 वर्ष थी। वह अनुज से ही गांव में रहता था। विजय के पिता नरेंद्र मछुआरे थे। विजय जब 3 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां शांति ने मछलियां बेचकर अपने परिवार के भरण पोषण किया। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और पास की मंडी में बेच देती थी। मछलियों की बिक्री से उसे केवल 20 से 30 रुपए तक की आमदनी होती थी। विजय गठिया का रोगी बन गया। विजय को क्या हो गई, बीमारी हो गई। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी डॉक्टर से उसका इलाज करा पाती। पढ़ने में रुचि भी नहीं थी, इसलिए वह स्कूल भी नहीं गया। वह खाना पकाने में अपनी माँ की सहायता करता था और अपने छोटे भाई मोहित की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ क्या पड़ गई, बीमार। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, परिवार में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। विजय भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह उसकी भी आमदनी कम ही थी। वहीं उसका दोस्त जो था वो दूसरी जगह चला गया, उसकी आमदनी बढ़ गई। ठीक है, ठीक, तो ये हुई आपकी विजय की कहानी। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों से हमने पाया कि अनुज स्कूल जाता था। अनुज क्या था, स्कूल जाता था। विजय जो था वो स्कूल नहीं जाता था, है ना। जबकि विजय कभी स्कूल नहीं गया। अनुज शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट था, हेल्दी था, है ना। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, नहीं जाता था तो पैसे नहीं खर्च होते थे। विजय गठिया से पीड़ित था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। अनुज ने कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की थी। अनुज को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। विजय ने वही कार्य किया जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही भांति परिवार के भरण पोषण के लिए उसकी आय बहुत कम थी, तो उसकी आय क्या हुई, नहीं बढ़ी। किसकी बढ़ गई, अनुज की बढ़ गई। अनुज के मामले में कई सालों की शिक्षा के ने उसके श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि की। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से आप क्या बनते हैं, आप में कौशल आता है, हुनर आता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। बिना पढ़े आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर आप उसकी पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो आपकी वैल्यू मार्केट के अंदर और बढ़ जाती है। इससे उसकी कुल उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में उसकी पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विजय को उसके जीवन के शुरुआती भाग में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। अपनी माँ की तरह ही मछलियां बेचकर जीवन यापन करना पड़ा, और उसकी वेतन भी उसकी माँ की तरह ही रहा। मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए लोगों को पढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें कोई कोर्स सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो थोड़े बहुत पैसे जोड़ करके अगर आपके परिवार के लोग आपको कोई स्किल सिखा देते हैं, कोई कौशल सिखा देते हैं, आपको पढ़ा देते हैं, तो फिर उनकी आगे जो आय है वो काफी अधिक बढ़ सकती है। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आप पर निवेश किया जा रहा है किसी कौशल को सिखाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, तो आप उस निवेश का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, उसे बर्बाद न जाने दें। यह निवेश भूमि पूंजी में निवेश की ही तरह है। लोगों द्वारा शेयरों एवं भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा से ही निवेश किया जाता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में ऊंचाई और समाज को बृहद योगदान के रूप में ज्यादा प्रतिफल दे सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा निवेश करते हैं। ऐसा करने का कारण यह है कि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व का अनुभव किया है। तो शिक्षा का महत्व बहुत है, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपकी जब आय बढ़ेगी तो समाज की आय बढ़ेगी, समाज में एक सुधार आएगा, है ना। वे स्वच्छता एवं उच्च पोषण के प्रति भी जागरूक होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं। इस प्रकार इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। खुद ही स्वच्छ
अस्वच्छ अशिक्षित सुविधाओं से वंचित रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं तथा अपने बच्चों को स्वयं की भांति सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया। उन्होंने कहा मानव पूंजी बनाएंगे, मानव संसाधन पर निवेश किया, लोगों पर निवेश किया। कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, उनके पास बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी यहाँ की जनसंख्या का इस्तेमाल इस तरीके से किया, उसको ऐसा संसाधन बना दिया कि आज वो देश बहुत आगे निकल गया है, एक धनी और विकसित देश है। इनके द्वारा अपने देश के लिए जरूरी प्राकृतिक संसाधनों का आयात किया जाता है, यानी इनके पास बहुत ज्यादा अच्छे प्राकृतिक संसाधन नहीं है। भारत के पास तो प्राकृतिक संसाधन भी बहुत अच्छे हैं, तब भी भारत बहुत पीछे है जापान से आज भी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मानव संसाधन पर काम नहीं किया जाता है। वे किस प्रकार धनी या विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि एवं पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। तो जब वो पढ़ गए, लिख गए, कुशल हो गए, तो उन्हें पता है कि हमारे यहाँ भूमि इतनी है, इस लैंड का ज्यादा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ना। इन व्यक्तियों द्वारा जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की गई, उसी से ये धनी और विकसित बने हैं। अब आ जाते हैं पुरुषों एवं महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। इसको शुरू करें उससे पहले हम इसको समराइज कर लेते हैं। पहले वाले को हमने क्या देखा कि मानव संसाधन बहुत जरूरी है। मानव संसाधन कैसे आएगा? कौशल दो उनको, उनको पढ़ाएं, उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा दें। जब मानव संसाधन कुशल होगा, यानी मानव पूंजी जब आपके देश में ज्यादा होगी, तो आय भी देश की ज्यादा होगी, देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी ज्यादा होगा। जब देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्यादा होगा तो विकास ज्यादा होगा। ठीक है ना। पुरुषों एवं महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। अब देखो, हमारे यहाँ आर्थिक क्रियाएं पुरुष अलग करते हैं, महिलाएं अलग करती हैं, है ना। अलग अलग हैं दोनों की, कहीं कहीं पे सिमिलर भी हैं, समान भी हैं, बट कहीं कहीं पर अलग भी हैं। जैसे अनुज और विजय, हमने देखा लोग भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। अनुज ने कंप्यूटर सीखा, विजय मछली बेचता था। हमने देखा कि विजय मछलियां बेचता था और अनुज को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को, जो भी हम काम करते हैं, जो भी आर्थिक गतिविधियां करते हैं, उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है ना। पहला है प्राथमिक गतिविधि, दूसरा है द्वितीयक गतिविधि और तीसरी है तृतीयक गतिविधि। 3 में बांट सकते हैं। प्राथमिक गतिविधि कौन सी होती है? ऐसा गतिविधि जो कृषि है, जो पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, फॉरेस्ट लगाना, वानिकी है, खनन है, उत्खनन है, इन सबको हम किस में रखते हैं? प्राथमिक गतिविधि में। यानी अगर मनुष्य, मानव उत्पादन कर रहा है, कैसे उत्पादन कर रहा है? जो प्रकृति के स्रोत हैं, सीधे जो प्रकृति के स्रोत हैं, उन्हीं से ही उत्पादन की प्रक्रिया करी जा रही है, तो उस क्षेत्र को, उस गतिविधि को हम बोलते हैं प्राथमिक गतिविधि। तो कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति प्राथमिक गतिविधि में लगा हुआ हो सकता है, खेती कर रहा होगा, खनन कर रहा होगा, यानी कि मिनरल निकाल रहा होगा, है ना, ये हो सकता है। द्वितीय क्या होता है? विनिर्माण। अब दूसरा क्या कर रहा होगा कि भाई जूट का काम किया, मान लेते हैं जूट को उपजाया किसने? ए ने। ए कौन था? किसान। बी एक और व्यक्ति है, उसने क्या किया? जो किसान ने जूट उपजाया, उस जूट को मार्केट से खरीद के लाया और उससे क्या बना दिया? दरी। उसे क्या बना दिया? बोरा। तो वो कौन सी गतिविधि थी? द्वितीयक। यानी कि जो प्रथम गतिविधि से बना हुआ सामान है, कच्चा माल है, उसको और ज्यादा वैल्यूएबल सामान में बदल देना। जैसे किसान ने क्या उपजाया? कृषि करी तो क्या उपजाया? कपास। ठीक है, कपास से द्वितीय क्षेत्रक वाले ने क्या किया? क्या बना दिया? कपड़ा। ठीक है, तो वो किस में आएगा? विनिर्माण। ये किस में आ गया? आपका द्वितीयक में। अब तृतीय क्षेत्रक कौन सा होता है? बैंकिंग, व्यापार, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, सभी सेवाएं। ठीक, जैसे पहले एक ए व्यक्ति था, उसने क्या किया? कॉटन बनाया, कपास उगाया। बी व्यक्ति ने क्या किया? कपास से कपड़ा बना दिया। अब उस कपड़े को, कपड़े से शर्ट बना दी, मान लेते हैं। दर्जी ने क्या की? शर्ट बना दी। शर्ट को ले जा करके, अब ले जाना है ना, तो परिवहन करना पड़ेगा, तो टेम्पो में लाद करके टेम्पो वाले ने क्या किया? उसको बाजार में भेज दिया। तो टेम्पो वाले का क्या काम हुआ? क्या गतिविधि हुई? तृतीय गतिविधि। ठीक है, इस तरीके से इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। अब ये सारे जो काम हैं, चाहे प्राइमरी हो, प्रथम हो,
प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, राष्ट्रीय आय से बढ़ेगी। इनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और ये आर्थिक क्रियाएं दो भाग में होती हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। दो तरीके से हो सकती हैं, एक बाजारी और एक नॉन बाजारी, गैर बाजारी। बाजार क्रियाएं क्या होती हैं? इन क्रियाओं में वेतन अथवा लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित है। अब गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं? इन क्रियाओं का अभिप्राय स्वयं भोग के लिए उत्पादन है, यानी कि बाजार में बेचना नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए ने क्या किया, कपास उगाया, कपास बाजार में बेच करके नहीं आया, अपने घर पर ही रख लिया, सारा का सारा अपने खुद के लिए इस्तेमाल के लिए रख लिया, है ना। वो हुई गैर बाजार क्रिया, जिससे हम क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में नहीं जाएगा ये। इन क्रियाओं में प्राथमिक उत्पादन का उपभोग एवं प्रसंस्करण व अचल परिसंपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा, मेनली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके बीच कामों का बंटवारा होता है। पुरुष क्या करते हैं, बाजार चले जाते हैं, खेती करते हैं, महिलाएं घर का काम कर रही होती हैं, वो भी क्या है, एक तरीके की गतिविधि है ना। तो उनमें कामों का बंटवारा होता है। महिलाएं जो हैं खाना बनाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, ये सब काम उनको मिलते हैं, कपड़े धोती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, ये सब काम उन्हें मिलते हैं। और इसका राष्ट्रीय आय में उनकी सेवाओं का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया जाता, ना इसके लिए उन्हें कोई वेतन दिया जाता, ना इसके लिए उन्हें कोई पैसा दिया जाता। काम तो वो भी करती हैं, श्रम तो वो भी करती हैं, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो ये वाला हम यहीं पर पार्ट कंप्लीट करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर देख ली, 3 प्रकार की प्रक्रियाएं देख ली, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कौन सी किसके अंदर आती है वो देख ली। पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।